नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग विसर्ग संधि को विस्तार से पढ़ेंगे, इनके कुछ नियम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देखिए, ये विसर्ग संधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। विसर्गों का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं होता है। कहने का मतलब संसार की किसी भी भाषा में नहीं होता, मतलब बहुत कम होता है। संस्कृत में सबसे ज़्यादा होता है। हिंदी में विसर्गों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, मतलब बहुत गिने हुए विसर्गयुक्त शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि देखिए, कुछ उदाहरण है: अतः, पुनः, प्रायः, सन्य, सन्य आदि। ठीक है, आगे देखिए कि हिंदी में मन, तेज, आयु, हरि के स्थान पर ये संस्कृत के शब्द हैं। मन, तेज, आयु, हरि शब्द चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत में ये अधिक प्रचलित हैं। ठीक है, अब इसको कहना क्या है कि इसके हम लोग विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ, ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो चलिए, इनके कुछ नियम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, उसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला नियम आपके लिए, देखिए, यदि किसी विसर्ग के आगे तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा आए तो वह क्रमशः तालव्य सा, ये दोस्तों मिस्टेक हुआ यहाँ पर, ये मूर्धन्य सा होगा। ठीक है, ऐसे हाफ मूर्धन्य सा होगा ये। ठीक है, तो यदि विसर्ग के आगे तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा आए, विसर्ग के आगे तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा आए तो वह क्रमशः अर्ध तालव्य सा, अर्ध मूर्धन्य सा, ये मूर्धन्य सा जिसको समझिए, और ये अर्ध दंत सा में बदल जाता है। जैसा कि इसको उदाहरण से देखते हैं। विसर्ग के आगे ये 3 होने चाहिए, तो इस तरह से उसके हाफ बन जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ उदाहरण है नी जोड़ शंख। ठीक है, तो नी, यहाँ पर नी का मतलब क्या समझ रहे हैं? ये नी कैसे बना है? नी बराबर, देखिए, न जोड़ हर सी तब विसर्ग, यानी विसर्ग से पहले विसर्ग के आगे तालव्य सा और मूर्धन्य सा, दंत सा आना चाहिए। तो ये विसर्ग से पहले की बात कीजिए, तालव्य सा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ हमको विसर्ग से पहले की बात करना है, तालव्य सा देखना है। ठीक है, तो देखिए तालव्य सा, यहाँ पर शंख है, यहाँ भी शंख है, एक सिर्फ अर्ध तालव्य सा यहाँ बीच में बढ़ गया है। तो ये एक नियम है कि विसर्ग से आगे यदि ये तालव्य सा, ये तीनों स में कोई भी स आए तो एक स बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके और उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, विसर्ग के आगे तालव्य सा, एक तालव्य सा यहाँ बढ़ गया है। विसर्ग के आगे दंत सा है, संदेह तो है, पूरा संदेह है, यहाँ नी है, लेकिन विसर्ग से आधा सा और बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ विसर्ग के बाद सा है, तो देखिए आधा सा और बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ विसर्ग के बाद तालव्य सा, एक तालव्य सा आधा बढ़ गया है। विसर्ग के पास ये सा है तो एक डबल सा हो गया। तो इस तरह से ये बहुत ही ईजी नियम था। इसका अगला नियम चलते हैं दोस्तों। देखिए, ये नियम क्या कह रहा है? ये नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले हर्षी और हर्षु आया, यानी विसर्ग से पहले हर्ष ई या फिर यू, ये दोनों में से कोई आए और बाद में र आए, ठीक है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और हर्ष ई और दीर्घ ई जो ये पीछे वाले थे वो क्या बन जाते हैं? दीर्घ। हर्ष ई और हर्ष यू जो है, हर्ष यू, ये दीर्घ में बदल जाते हैं। ठीक है, दीर्घ वर्ण में बदल जाते हैं। समझे क्या नहीं? फिर से देखिए कि विसर्ग के पहले, विसर्ग से पहले यदि हर्षी और हर्षयू आवे और बाद में र आता है तो क्या होता है? विसर्ग तो लोप हो जाता है और इसके जगह पर दीर्घ वर्ण आ जाते हैं। जैसा कि इसको हम लोग उदाहरण से देखते हैं। जैसे देखिए, विसर्ग, यहाँ पर ध्यान देना है कि नी बराबर न जोड़ हर्षी और विसर्ग, तो विसर्ग से पहले हर्षी है ना, और बाद में र है,
तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ आ जाएगा। तो देखिए न में दीर्घ आ गया ना, तो ये नीरो हो गया। ठीक है, उसी तरह से विसर्ग है, र आ गया है, उसके पहले ई था तो ये दीर्घ ई हो गया, निरोग हो गया। नी में, यहाँ पर भी नी में दीर्घ ई लग गया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा नियम था। अगला नियम बोलते हैं दोस्तों, देखिए नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद च छ, विसर्ग के बाद च छ ट ठ त थ आए तो विसर्ग क्रमशः तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स में बदल जाते हैं। जैसा देखिए तालव्य स ये है, मूर्धन्य स मूर्धा से उत्पन्न होता है, दंत स दंत से, उच्चारण स्थान को ध्यान देखिए। तो विसर्ग के बाद च छ क्या है, ये च छ, देखिए च छ तालव्य से, तालु से उत्पन्न हो रहा है, तो ये बदल जाएगा विसर्ग के बाद। यदि तालव्य सा ये च छ आए, विसर्ग के बाद यदि च आए चाहे छ आए, तो च आए चाहे छ आए, ये बदल जाएगा तालव्य स में। ठीक है, तालव्य स अर्ध तालव्य स में। ठीक है, ये ट ठ देखिए मूर्धा से उत्पन्न होता है, यहाँ मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, तो मूर्धन्य स में बदल जाएगा। ये दंत वर्ण है, दंत स में बदल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से रखिए। तो चलिए ध्यान में रखिएगा, देखिए यहाँ विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग के बाद त है, तो क्या दंत, दंत से उत्पन्न हुआ, तो ये दंत सा हो गया। यहाँ देखिए च है, च तालु से तालिब सा, ये देखिए छ तालिब सा, ट मूर्धा से मूर्धन सा आ गया है, यहाँ पर मूर्धन सा आया ना, यहाँ देखिए ठ ये मूर्धन सा आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये नियम आपका क्लियर हो जाता है। अगला नियम है कि विसर्ग के बाद क ख प फ रहने पर विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। ठीक है, विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। देखिए क ख प फ रहने पर विसर्ग में कोई विकार नहीं, ज्यों का त्यों वैसे। देखिए विसर्ग के बाद यहाँ विसर्ग है और यहाँ क है, तो प्रातः काल ज्यों का त्यों। देखिए विसर्ग है, प है, क और ख और प और फ रहे यदि तो ज्यों का त्यों होता है, प पान। ठीक है, तो इस तरह से। और एक तो उदाहरण देखिए, विसर्ग के बाद क है तो अंतःकरण ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये, इसका अगला नियम देखते हैं हम लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और ये संधि विच्छेद से या संधि से 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो इसका ए नियम देखिए कि यदि विसर्ग से पहले या को छोड़कर कोई स्वर हो, क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले य और या नहीं आना चाहिए, बाकी जो भी स्वर आएंगे, क्या हर्षई दीर्घई हर्षयु दीर्घयु री, कोई भी चीज़ आए, ए आए, वो कुछ भी आए तो उससे दिक्कत नहीं है, सिर्फ य और या नहीं आना चाहिए इस नियम के अनुसार। ठीक है, विसर्ग से पहले य या को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में वर्ग का, कोई भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, ठीक है, अथवा अंतस्य र ल व हो, तो कोई भी वर्ण हो, अंतस्य र व में से कोई वर्ण हो, अंतस्य र ल व, इन चारों में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए कि यदि विसर्ग से पहले य और या नहीं हो, उसको छोड़ करके कोई स्वर हो और बाद में कोई भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, अथवा अंतस्य र ल व इनमें से कोई हो, ठीक है, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण हो, और या फिर अंतस्य र ल व में कोई वर्ण हो, तो ये र में बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, यहाँ दू है ना, दू है, दू का मतलब क्या है, द और ऊ है, तो विसर्ग से पहले क्या यू है ना, और बाद में क्या है नी। अब देखिए यहाँ पर कहिएगा कि हर्षी बाद में होता है दोस्तों, नी में न जोड़ हर्षी है, तो न आया, यानी पंचम वर्ण है ना, तो एक विसर्ग जो है र में बदल जाता है। तो ये र देखिए निवार तो है, दू विसर्ग जो है र बदल गया, ऊपर आ गया विसर्ग में, ठीक है, तो दुर्निवार हो गया है। तो इस तरह से और सारे हम लोग उदाहरण देखते हैं इसको। देखिए यहाँ ऊ है, यहाँ ब है, तो क्या हो गया र बन जाएगा। विसर्ग है, हर्षी है विसर्ग के पहले, ग है, देखिए र बन गया है। यहाँ विसर्ग है, इससे पहले ई है हर्षी, और या है, कोई भी वर्ण बाद में आए चलेगा, इस या को पहले नहीं आने बोला गया था नियम में, यही कहा था। क्या कहा था, फिर से वापस होके जरा सा देख लीजिए, तो नहीं तो आप लोग गलती कर रही है। विसर्ग से पहले या को छोड़कर,
विसर्ग की बात नहीं कहा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पर हर्षी है आधार, तो एक र बढ़ गया निराधार। यहाँ भी विसर्ग है, ये ध है र हो गया, विसर्ग है पहले हर्षी है तो झ है, तो देखिए झ चौथा वर्ण है, र बदल गया है तो निर्झर, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझना है, बहुत ही आसान है दोस्तों इसको समझना, ठीक है दोस्तों। विसर्ग से पहले हर्षी ध, ये चतुर्थ वर्ण है र, ठीक है। इस तरह से बहुत ही आसान है ये। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विसर्ग से पहले य और या को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, ठीक है, बाद में कोई भी स्वर आए, स्वर ही य या को, विसर्ग से पहले य या को छोड़कर कोई भी स्वर भी आए और बाद में भी कोई स्वर आए, सिर्फ य या को पहले छोड़ देना, बाद में कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, तो र में बदल जाता है विसर्ग। जैसे कि यहाँ न, नी में क्या है, ई है पहले, ठीक है, ई है, उदाहरण के लिए क्या है, नी में पहले क्या है, पहला क्या आएगा ई, न के बाद ई, तो विसर्ग से पहले क्या है, ये हर्षी है, तो हर्षी है ना, उसके बाद कोई भी वर्ण है, ठीक है, तो र में बदल जाएगा विसर्ग। यासा यहाँ पर भी निराशा, तो क्या है नी र आशा, ऐसे इसको लीजिए ना, तो ये निराशा एक साथ र आ गया है, निराशा, ठीक है। तो इसी तरह से अगला देखिए, नी दीर्घी है तो क्या हो गया, र आ गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए निरी का मतलब क्या है, ये नी है और ये री में क्या हुआ, र आ गया ना, और यहाँ पर दीर्घ ये आ गया, ये जो दीर्घी है ऐसे आ गया, बाकी जो कहते हैं निरी, ठीक है। देखिए यहाँ उसी तरह से वो आ गया है, तो ये र आ गया है, रू, निरूपाय, इस रू में ही, इस र में ही, इस रू का मतलब क्या, र जोड़ ये यू छिपा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। ये निरर्थक में निह जोड़ अर्थक, देखिए यहाँ पर विसर्ग से पहले हर्षी था, हर्षी, उसके बाद या कोई भी बना, एक र बढ़ गया, निरर्थक, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसान है। इसका अगला नियम आप देखिए, कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले य आए और बाद में अंतस्य र व या ह आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, फिर से देखिए कि यदि विसर्ग से पहले य आए, विसर्ग से पहले य और बाद में ये सब अंतस्य र व ह आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग क्या बन जाता है, ओ में बदल जाता है, ठीक है। यानी विसर्ग से पहले यह होना चाहिए, बाद में अंतस्य र ल व कुछ भी होना चाहिए, तो ये क्या है, अंतस्य र ल व में कोई हो तो विसर्ग वो में बदल जाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए क्या है ये, यहाँ पर मनः में क्या है, मनः में क्या है, मनः में न, तो विसर्ग के पहले न में यह न है, यह है ना, बाद में वह आया है अंतस्य र ल व, ठीक है, तो मनोविकार हो गया है। देखिए मनो, ओ यहाँ जुट गया है, ठीक है, मनोविकार। यहाँ पर देखिए र है, वो जुट गया है, विसर्ग है के पहले क्या है, य है, देखिए ह है, बाद में ह है तो वो आ गया यहाँ पुरोहित, ठीक है। विसर्ग है उससे पहले यह है, यहाँ र आ गया, तो देखिए मनोरथ। अब इसको हम थोड़ा सा क्लियर एक ठोक कर देते हैं। मनो यहाँ न में ओ न छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, वो, तो वो आया है कि नहीं, ठीक है, तो ये क्लियर है। अगला नियम देखिए दोस्तों, यदि विसर्ग से पहले हर्षी या हर्ष यू आए और बाद में क ख या प फ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन स में बदल जाता है। क्या दोस्तों, फिर से देखिए, विसर्ग से पहले ई और यू आए, बाद में क ख प फ में से कोई वर्ण, ठीक है, क ख प फ बाद में होना चाहिए, तो ये मूर्धन स में बदल, जैसे कि ये देखिए नी में यहाँ क्या, विसर्ग से पहले हर्षी है और बाद में क आया है तो मूर्धन स आ गया ना, निष्कर्म। यहाँ पर नी में क है, निष्कर्म। देखिए और सारे हम लोग उदाहरण इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी विसर्ग है, क है तो मूर्धन स आ गया है, विसर्ग है हर्षी पहले है, प आ गया तो मूर्धन स आ गया है, विसर्ग है क है, देखिए यहाँ पर भी फ है, यहाँ भी मूर्धन स आया कि नहीं। तो इस तरह से ये नियम भी बहुत आसान था दोस्तों।